So in the last class, we discussed that how you can make a web page. There we discussed the HTML language, and we also discussed that how you can make a list there with the numbered list and the ordered list function. We also discussed that how you can insert a picture in the web page. Today we'll go back to our theory part. In the theory, we'll discuss that how the IT infrastructure works and what is the structure of the internet, how different hardware and software functions work together to provide you a seamless experience. So without wasting further time, let me directly go to my PPT. Yeah, here we have the PPT, IT infrastructure. First of all, we will discuss that what is the structure that is being followed by the internet. So, internet has various elements. First of all, we have the NSF. NSF stands for National Science Foundation of US. यानी NSF से ये सारा जो इंटरनेट है, बी द इंडियन इंटरनेट या किसी और कंट्री में, सारा इंटरनेट और इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो कंट्रोल होती हैं NSF से, नेशनल साइंस फाउंडेशन. Now, National Science Foundation is the backbone of internet, and then we have different levels where we connect the computers together. तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी यूजर लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पर होता है, सबसे बॉटम अप्रोच है ये. तो सपोज हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स या हम घर पे बैठ के यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, वो हैं, या कॉर्पोरेट लेवल पे है, अलग अलग कंपनीज में कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं. वो सब किसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं? रीजनल आईएसपी के थ्रू. नाउ व्हाट इज रीजनल आईएसपी? रीजनल आईएसपी इज रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे आपके कुछ एरिया के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, या फिर जियो या इन सब के इंटरनेट भी हम लगा लेते हैं, तो ये होते हैं रीजनल आईएसपीज, जो एक पर्टिकुलर रीजन के एरिया या रीजन में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब ये जो रीजनल आईएसपीज हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? MAE से. MAE स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज. मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज मीन्स उस एरिया, कई सारे रीजनल एरिया, रीजनल आईएसपीज जो है वो MAE के अंडर आते हैं. जैसे पूरे दिल्ली के जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो MAE के अंडर आएंगे, क्योंकि ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज, जो एक बड़े एरिया पे इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रेगुलेट करता है बाकी के रीजनल आईएसपीज को. जब MAE के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है, वो सारे MAE जो है वो किससे कंट्रोल होते हैं? NAP से. NAP स्टैंड्स फॉर नेशनल एरिया सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो NAP के पास जाती हैं ये सारी चीजें, या नेशनल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं. NAP इज नेटवर्क एक्सेस पॉइंट. तो MAE मेट्रोपॉलिटन और उसके ऊपर हमारा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होगा. और ये सारी चीजें हाई बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक वीडियो दिखाई थी जिसमें
ये एक पूरा जाल होता है नेटवर्क का। पहले कॉपर वायर्स यूज होती थी, लेकिन अब फाइबर ऑप्टिक्स यूज होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे तार होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू और लाइट सिग्नल्स के थ्रू, पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता था, अब ज्यादातर लाइट सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट काम करता है। तो लाइट सिग्नल्स को लाइट की स्पीड से इधर उधर भेजते हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाए। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेट का काम करता है। सबसे लोअर लेवल पे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, हमारे पर्सनली घर पे हो सकते हैं, या हमारी कंपनी में हो सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स रीजनल आईएसपी के थ्रू रेगुलेट होते हैं, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, फिर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के थ्रू होते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो हाई बैंडविड्थ का मतलब है एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले फाइबर। तो हाई बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब हम करेंगे कुछ कंपोनेंट्स, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मेन हैं जिनको हम यूजुअली यूज करते हैं whenever we talk about the इंफ्रास्ट्रक्चर है कि फिजिकली कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक नेटवर्क को सक्सेस बनाने में। तो सबसे पहले है वेब HTTP सर्वर। HTTP सर्वर मैंने आपको बताया था, HTTP stands for hypertext markup language, hypertext transfer protocol, जिसका मतलब है कि ये एक तरीके के रेगुलेशन है, एक तरीके के रूल्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भेजने की अनुमति है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इसी के बेसिस पे होती है HTML लैंग्वेज, जो मैंने आपको 2 क्लासेस में करवाई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हाइपर टेक्स्ट को यूज करके आपको वेब डिजाइनिंग में हेल्प करती है। HTTP वेब सर्वर routines are used to run and configure services of the embedded web server. That means आप कुछ चीजें तो सर्वर के अंदर ही होती हैं, embedded होती हैं, embedded यानी already they are contained in the server, और कुछ चीजें हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो HTTP हमें हेल्प करता है कि जो ऑलरेडी चीज है सर्वर में उसको दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंचाने में, और कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल को एक्वायर करने में। HTTP और वेब सर्वर, उसको HTTP भी बोल सकते हो, वेब सर्वर भी बोल सकते हो, प्रोसेसेस रिक्वेस्ट वाया HTTP। तो जो इसके प्रोटोकॉल होती है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं, TCP वगैरह, तो ये जो है वेब सर्वर यूजुअली HTTP की प्रोटोकॉल को यूज करता है। A network protocol used to exchange information on the world wide web। तो जब भी आप कोई www से वेबसाइट खोलते हैं तो उससे पहले HTTP आता है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ HTTP दिखाने के लिए। ये देखिए, सपोज मुझे SOL की वेबसाइट खोलनी है, SOL लिखा, ये देखिए HTTPS। तो हमारी कोई भी वेबसाइट होती है उसके पहले जब हम उसका डोमेन लेते हैं तो वो HTTPS से स्टार्ट होता है। S जो है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर मैं ये HTTPS हटा देती हूँ तो ये सिक्योर नहीं रहेगा। देखिए,
जहाँ पे ये सारा जो है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जितने भी पेजेस हैं वो सिक्योर हैं। आप जब भी कोई वेब पेज खोलें तो उस पर ध्यान दीजिए, अगर HTTP लिखा है तो वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं है। जहाँ पे भी S आएगा मतलब ये एक सिक्योर नेटवर्क है, इससे आपके कंप्यूटर को कोई खतरा नहीं है और कोई वायरस आपके पास नहीं आ सकता। अगर सिर्फ HTTP खोलेंगे तो हो सकता है वो सिक्योर ना हो और आपको प्रॉब्लम आए। वेबसाइट जो है वो HTTPS यूज करती हैं ताकि वो सिक्योर हो। देखिए YouTube पर HTTPS है, तो ये एक वेब सर्वर है। The main function of HTTP server is to store, process and deliver the web pages to the client. यानी सबसे मेन फंक्शन HTTP का क्या है कि कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो उसको स्टोर कर लेना और प्रोसेस करना और उसके बाद डिलीवर करना क्लाइंट को। जैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन SOL की वेबसाइट से चाहिए तो मैं जैसे ही HTTPS और sol.du.ac.in पर जाऊंगी तो वहां से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर मुझे एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हो सकता है मुझे अपना रोल नंबर और बारकोड ऐड करना पड़े, वहाँ पे लॉग इन करना पड़े। तो वो प्रोसेस करेगा, पहले देखेगा, वैलिडेट करेगा कि वो SOL का रोल नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं और उसके बाद मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे देगा। तो ये HTTP का काम है। पेजेस डिलीवर्ड आर यूजुअली HTML डॉक्यूमेंट्स। जो पेजेस डिलीवर किए जाते हैं या जो पेजेस आपको स्क्रीन पर दिखते हैं वो ज़्यादातर HTML डॉक्यूमेंट होते हैं। HTML के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बनाने सिखाए हैं कि आप नोटपैड में जाके कोडिंग करते हैं और उसको जब हम HTML फाइल के रूप में सेव करते हैं तो वो हमारा एक वेब पेज बन जाता है। तो ये जो वेब पेज हमें वेबसाइट पर मिलते हैं वो भी HTML लैंग्वेज को यूज करके HTML फॉर्म में बनाए गए हैं। इट में इंक्लूड इमेजेस मैंने इंसर्ट करना आपको बताया भी था, स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट्स इन एडिशन टू द टेक्स्ट कंटेंट, यानी टेक्स्ट के अलावा उसमें इमेजेस, स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। यूजिंग HTML you describe what a page must look like, what types of font you use, मैंने फॉन्ट भी बताया है, कलर भी बताया है, आपको अगर कोई लिस्ट देनी है तो वो भी बताइए। तो इस तरीके से HTML के डॉक्यूमेंट को बैकएंड पे एक तैयार किया जाता है और जब भी क्लाइंट वहां से रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो डिलीवर किया जाता है HTTP के थ्रू। इज इट क्लियर? आज हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। गेटवेज हम ई पेमेंट करके एक क्लास लेंगे जिसमें सारा पेमेंट सिस्टम, एसिड टेस्ट, ICET टेस्ट, गेटवेज ये सब करेंगे। सर्वर के बारे में हमने जान लिया है कि एक वेब सर्वर क्या होता है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सर्वर। An application server is the modern form of platform middleware. It is a system software that resides between the operating system on one end and the external resources such as database management system, communication and internet services on the another side and the user's application on the third. एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? जब आपको कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करनी होती है तो वो एप्लीकेशन एक सर्वर के थ्रू रेगुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो एक एप्लीकेशन है ये। जब मैं ऑफिस में अगर मुझे इंटरनेट के थ्रू कुछ करना है, कुछ टेम्पलेट्स वगैरह लेनी है तो ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी, ना कि वेब सर्वर के पास। यानी एप्लीकेशन सर्वर एक अलग तरीके की, एक स्पेसिफिक तरीके की एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए बना है। उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी हमारी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी वेब सर्वर को ना जाकर एप्लीकेशन सर्वर को जाएंगी। काम इसका वही होता है जो सर्वर का होता है, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर डिजाइन होता है एक अलग तरीके की एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए। इज इट
क्लियर? जैसे एप्लीकेशन सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अलग होगा, अगर कोई और एप्लीकेशन है, IBM का कोई सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर रखा है और उसकी मुझे लाइब्रेरी चाहिए, कुछ मुझे उसके कुछ पैकेजेस चाहिए, तो मुझे रिक्वेस्ट करना होगा IBM के एप्लीकेशन सर्वर से, ना कि माइक्रोसॉफ्ट। तो हर एक कंपनी के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनके अपने एप्लीकेशन सर्वर्स भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की सारी नीड्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन एंड डेटाबेस सर्वर। ट्रांजैक्शन या डेटाबेस सर्वर जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। A transaction server primarily enables the transactions to be processed within the distributed computing applications. So suppose हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना है दो कंप्यूटर्स के बीच, कोई मनी ट्रांजैक्शन है, कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन है, या कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो एक सर्वर स्पेशली ट्रांजैक्शंस पे काम करेगा जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह तक ऑर्डर या उनकी पेमेंट पहुंचाएंगे। Typically, a transaction server is a combination of hardware, software, and network components. A transaction server primarily enables the transactions, और इसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, यानी एक अलग से कंप्यूटर होता है जो ट्रांजैक्शन के लिए होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने में या ट्रांजैक्शन करने के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है हमें, और हमें कुछ प्रोटोकॉल्स की, फायरवॉल की नीड होती है, तो ये सारे इंटरनेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। A transaction server works when an application or application server requests for a specific data object residing on the database or database server. और यहाँ पर एक डेटाबेस भी क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर जैसे सपोज एक एप्लीकेशन को नीड है किसी डेटाबेस की, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ नई टेम्पलेट्स डाली, वो टेम्पलेट्स जो होंगी वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एप्लीकेशन सर्वर से, और एप्लीकेशन सर्वर जो है वो डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उनके डेटाबेस में बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। डेटाबेस सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर में आएंगे और एप्लीकेशन सर्वर से मेरे क्लाइंट के कंप्यूटर में वो चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है, जहां पर डेटाबेस सर्वर में सारा डेटाबेस और ट्रांजैक्शन को काम करने के लिए जितने भी हमें फंक्शंस चाहिए वो सारे सेव होते हैं। नेक्स्ट है मेन फ्रेम एंड हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। आपने पढ़ा होगा जब कंप्यूटर्स आए थे, अब तो ये बहुत कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं, पहले कंप्यूटर्स बहुत बल्कि और बहुत बड़े होते थे, तो ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ मशीनरीज यूज होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज होते हैं जो आपके काम को बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी करते हैं। दे आर नोन एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। So at their core, the mainframe computers are high performance computers with large amount of memory. ये जो छोटे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये तो हमारे पर्सनल यूज के लिए बने हैं, जो हमें घर रोजमर्रा के काम करने होते हैं उसके लिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है and processors that processes the billions of simple calculations and transactions in the real time. The mainframe is critical to the commercial databases. वहाँ पर बेसिकली कमर्शियल डेटाबेस होता है, लाखों करोड़ों कंपनीज का डेटा होता है उनके पास, तो वो हमारे कंप्यूटर्स में सेव नहीं हो सकता। ऐसे काम के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, और उनके एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन सर्वर भी बहुत एफिशिएंट होते हैं, और इसमें हाई रेजिलियंसी होती है। हाई रेजिलियंसी का मतलब है कि बहुत जल्दी काम करने, बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं वो, सिक्योरिटी होती है और एजिलिटी होती है, बहुत फुर्तीलापन होता है।
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो यूजुअली हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटाबेस होता है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करना होता है वहाँ पर यूज होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर। अब कभी कभी आप जब क्लास में नहीं आते तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं मेरी प्रॉक्सी लगा दे। उसका मतलब है कि आपके बिहाफ पे वो आपकी अटेंडेंस लगा रहा है। इसी तरीके से प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, जिसमें कभी कभी सर्वर बहुत बिजी होता है तो हम एक प्रॉक्सी सर्वर ऐड कर देते हैं ताकि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना जाए और प्रॉक्सी सर्वर कुछ तरीके के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके वहीं से प्रोसेस करके क्लाइंट को भेज दे, ना कि सर्वर तक जाना पड़े। A proxy server is a computer system or a router that functions as relay between the client and the server. So client और सर्वर तक रिले का काम करता है। रिले रेस में क्या होता था कि आप एक से कोई चीज लेके दूसरे को देते हैं, थोड़ी देर भागते हैं, फिर दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। तो इसी तरीके से क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक रिले का काम करता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट तक पहुंचाता है ताकि सर्वर के पास ज्यादा लोड ना आए और कुछ चीजें अपनी तरफ से ही भेज देता है जिसमें सर्वर की नीड नहीं होती। It helps prevent an attacker from invading a private network and is one of the several tools used to build a firewall. इसमें क्या होता है, हमें फायदा ये होता है कि वहाँ पे सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। सपोज क्लाइंट ने एक ऐसी रिक्वेस्ट की है जिसमें वायरस या कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो सीधा सर्वर तक जाने की बजाय पहले प्रॉक्सी सर्वर तक जाते हैं और प्रॉक्सी सर्वर वहीं पे डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वापस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है रादर देन सर्वर तक पहुंचने के लिए। इससे हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी भी बनी रहती है। The word proxy means to act on the behalf of others. Proxy का क्या मतलब है, किसी और के behalf पे काम करना। And proxy server acts on the behalf of the user. All requests to the internet go to the proxy server first, which evaluates the request and forward it to the internet. यानी एक बीच में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ताकि वहां तक इंफॉर्मेशन जाए और वो आगे भेजे। Likewise, responses come back to the proxy server and then to the user. और ऐसे ही जब कोई रिस्पॉन्स आना होता है तो प्रॉक्सी सर्वर तक आता है और उसके बाद यूजर तक आता है। तो वो बीच में एक फिल्टर का काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक बार प्रॉक्सी सर्वर पढ़ लो। सर्वर का मतलब होता है जैसे आप क्लाइंट हैं। क्लाइंट का मतलब है कि आप जब अपने कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जिसके पास जाती है, सपोज मैंने कुछ वर्ड सर्च किया है और वो वर्ड मुझे उसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो सारे आंसर्स जो हैं वो हमें सर्वर प्रोवाइड कराता है। तो मैं जब भी कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो वो रिक्वेस्ट जाती है पहले सर्वर के पास और सर्वर मुझे आंसर्स देता है, तो वो सर्वर का काम होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। The term internet service provider refers to a company
that provides access to the internet to both personal and business customers. यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में जो वाईफाई लगा के जाता है, जिस कंपनी का वाईफाई लगा है, जिस कंपनी की आपके पास सिम है, वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सपोज मेरे पास आइडिया और वोडाफोन की सिम है, तो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आइडिया और वोडाफोन है। घर में किसी का लोकल इंटरनेट, आजकल लोकल एरिया में बहुत इंटरनेट चल रहे हैं या BSNL का लगा है, तो वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। The term internet service provider refers to the company that provides access to the इंटरनेट टू बोथ पर्सनल काम के लिए भी ले रहे हैं और बिजनेस कस्टमर्स के लिए भी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरनेट एक्सेस होता है, हमारी DU में इंटरनेट एक्सेस है, तो हमारा भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो वाइड एरिया को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। Internet service provider make it possible for their customers to surf the web, shop online, conduct business, connect with family and friends and all for free। यानी जो ISP है वो हमें यही सर्विसेज देता है। हम वेब पे सर्फ कर सकते हैं फ्री में, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फ्री में दी जाती हैं, लेकिन एक उनका मंथली पैकेज होता है, वो चार्ज करते हैं। उसके बाद हमें अनलिमिटेड डेटा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ISP may also provide other services including email services, domain registration, web hosting and browser packages। ये यूजुअली कंपनीज के लिए होता है। जैसे कुछ ISPs हम घर में, हमें तो कोई नीड नहीं होती, हमें वाईफाई लगा लिया बस वही, लेकिन कंपनीज में उनको और सर्विसेज भी चाहिए होती हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। जैसे ईमेल सर्विसेज, आपने देखा होगा कंपनीज की मेल आती हैं, अब वो एक एक को तो बैठ के करेंगे नहीं मेल, तो बल्क में ईमेल करने की सर्विसेज दी जाती हैं ISP के द्वारा। डोमेन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सपोज मैं एक अपनी अलग वेबसाइट बनाना चाहती हूँ या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग ईमेल आईडीज़ बनाना चाहती हूँ, तो वो डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विस दी जाती है। वेब होस्टिंग के लिए दी जाती है, जिसमें आप इंट्रानेट को बनाते हैं अपनी कंपनी में, या कुछ ब्राउज़र पैकेजेस दिए जाते हैं, स्पेशल तरीके के ब्राउज़र्स दिए जाते हैं जिसमें आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कुछ वेब पेजेस को, ये भी इंट्रानेट के लिए होता है। तो एन ISP में also be referred to as an information service provider, a storage service provider, an internet service provider, or any combination of these three based on services the company offers। तो कंपनी के लिए वो ये सारी सर्विसेज, इनमें से कोई एक सर्विस या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज दी जा सकती है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ को स्टोरेज भी दिया जाता है कि आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं वो, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो होते ही हैं। तो ये सारी फंक्शंस हैं ISPs के। मिडलवेयर, a middleware is a software that provides common services and capabilities to applications outside of what offered by the operating system। Operating system क्या होता है? जैसे Windows होती है। Windows is a type of operating system जो आपको enable करती है अपने कंप्यूटर में different functions करने के लिए। अगर मेरे लैपटॉप की विंडो करप्ट हो जाएगी या विंडो नहीं होगी तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर का कुछ काम होता है जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के परव्यू से बाहर है, यानी उसके बस का काम नहीं है, इससे कुछ एडिशनल सर्विसेज मुझे लेनी है, तो वो सारा काम जो होता है वो मिडलवेयर का होता है। मिडलवेयर जो है आपके और प्रॉक्सी सर्वर या सर्वर के बीच में काम करता है, जो आपको हेल्प करता है आपकी डिफरेंट नीड्स को पूरा करने में। It helps in the data management, application services, messaging, authentication, API management,
ऑल आर कॉमनली हैंडल्ड बाय द मिडलवेयर। यानी आपका डेटा मैनेजमेंट, जैसे आप क्लाउड पे कुछ चीजें सेव करते हो, एक तो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के परव्यू के अंडर आता है। आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो कई बार होता है ना कि हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम आ गई, या सी ड्राइव में प्रॉब्लम आ गई, या ई ड्राइव में प्रॉब्लम आ गई, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज होता है। कुछ चीजें होती है जो आप क्लाउड पे सेव करते हैं, तो वो क्लाउड पे सेव किसके थ्रू होती है? मिडलवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं हमारी, आप मैसेज कर रहे हो, आपके कंप्यूटर से जब चला गया तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर हो गया, अब वो मिडलवेयर के पास जाएगा और फिर वो सीधा जहां आपको भेजना है वहां जाएगा। तो मिडलवेयर का काम क्या होता है? सर्वर और क्लाइंट के बीच में रहकर डेटा को मैनेज करना। एक तो प्रॉक्सी सर्वर भी होता है, प्रॉक्सी सर्वर तो सर्वर वाला काम करता है, लेकिन मिडलवेयर जो है वो आपके और सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर के बीच में रहकर आपको फैसिलिटेट करता है। Middleware helps developers build applications more efficiently. It acts like the connectivity tissue between the applications, data and the users. यानी different applications के बीच में data और users के बीच में एक connectivity का काम करता है middleware. For organizations with multi-cloud and containerized environment, middleware can make it cost effective to develop and run application at scale. यानी जो बहुत मल्टी क्लाउड पे काम करते हैं, सारी चीजें उनकी सेव होती हैं, तो उसमें मिडलवेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो सारी इंफॉर्मेशन को एक क्लाउड पे स्टोर करने में हेल्प करता है, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, उनको अलग अलग कंप्यूटर्स में सेव नहीं करना पड़ता, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम उनके लिए बन जाता है। यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं मिडलवेयर के। तो ये फंक्शंस हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्वर्स। इनका काम होता है टू डिलीवर सर्विसेज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेशंस सच एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑब्जेक्शन ट्रांजैक्शंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग एंड मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो काम होता है, अब एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे मेरे कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड कर रखी हैं, आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो मिडलवेयर का काम क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्वर्स तक पहुंचाना। दूसरा काम होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सर्वर्स तक पहुंचाना, यानी कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आपने उसमें टाइप किया, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किसी एक सर्वर से आएगी, जैसे विकिपीडिया पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मिडलवेयर उसमें भी हेल्प करता है कि आपके कंप्यूटर से उस वर्ड को विकिपीडिया के सर्वर तक लेके गया और विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन को आप तक लेकर आया। और मैनेजमेंट एंड सपोर्ट फंक्शन, यहाँ पे आपको डेटा मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लाउड कंप्यूटेशन में और क्लाउड स्टोरेज में हेल्प करता है, उससे आपका डेटा अच्छे से मैनेज हो सकता है, और कुछ सपोर्ट फंक्शंस देता है ताकि आपके पास कोई मैलवेयर ना आ पाए, कोई वायरस ना आ पाए, और आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर लीक ना हो पाए। तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस भी आपको देता है मिडलवेयर। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डोमेन्स। अब डोमेन्स का मतलब है कि आप पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो वेब पेजेस खुलेंगे वो डोमेन कहलाते हैं, वो उस डोमेन के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे को स्क्रीन शेयर, पहले मैं आपको थियरी बता देती हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसे कैसे डोमेन्स होते हैं। अ डोमेन नेम इज एन इंटरनेट resource name that is universally understood by the web servers and the online organizations and provide all the pertinent destination information। यानी एक वेब पेज के अंदर
जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो उसके डोमेन के अंदर आएगी। डोमेन है यानी मेरा एरिया। एक एरिया के अंदर जो भी सारी चीजें आएंगी वो उस डोमेन नेम के साथ आएंगी और वो ऑथेंटिक होंगी। फिर अगर डोमेन नेम नहीं होगा तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन कहीं से ऐसे ही आपके पास आ गई है, इसीलिए आपको डोमेन नेम चेक करना चाहिए। अगर वो डोमेन से आ रहा है तो यानी ऑथेंटिक है। डोमेन नेम्स हैव टू पार्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। आपने देखा होगा डॉट, जैसे sol.du.ac.in। इसका क्या मतलब है कि जो sol है वो du के अंदर आता है। अगर मैं sol लिखती हूँ सिर्फ, du का डोमेन नहीं लिखती हूँ, तो वो हो सकता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किसी और यूनिवर्सिटी का आ जाए। इसीलिए यहाँ पर डॉट से आपको अलग अलग करना होता है और वो डोमेन नेम आपको बताता है कि ये किससे रिलेटेड वेबसाइट या किससे रिलेटेड आईपी एड्रेस या यूआरएल है। A domain name can be used to identify a single IP address or group of IP addresses. अब sol.du.ac से मुझे पता चल गया कि ये sol के बारे में बात हो रही है और du के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं IP एड्रेस को। A host of organization may use a domain name as an alternative IP address because domain names are alphanumeric. जो आईपी एड्रेस होते हैं वो बहुत कम्बरसम होते हैं, याद नहीं रह सकते। 10.5.67. इस तरीके से आईपी एड्रेस होते हैं, वो आपको याद नहीं रहेंगे। इसीलिए उन आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम कर दिया जाता है ताकि लोगों को इजीली याद रह सके, क्योंकि इसमें नाम होता है। अब sol.du.ac.in तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन अगर यही नाम मैं आपको आईपी एड्रेस के फॉर्म में दूं कि 1000.56.798. तो आपको वो याद ही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इजीली याद रह सके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर दिया जाता है। The domain name is used as a part of URL to identify a website. वो एक URL का पार्ट होता है ताकि वेबसाइट को आइडेंटिफाई किया जा सके। The part of that follows the dot is the top level domain, यानी जो डॉट सिर्फ सीधा डॉट के बाद आता है उसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। और ग्रुप टू विच द डोमेन नेम बिलोंग्स, फॉर एग्जाम्पल .gov। आपने देखा होगा कि काफी जो गवर्नमेंट के पेजेस हैं उसके पीछे आता है .gov, यानी ये एक टॉप लेवल डोमेन है। सीधा डॉट के बाद जो आता है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। द आईपी एड्रेस इन द डोमेन नेम background is converted to recognizable alphanumeric domain name by the system known as the domain name system। और जो डोमेन नेम के बैकग्राउंड में काम करता है, यानी मैंने आपको बताया ना आईपी एड्रेस तो ऐसा होता है जैसे नंबर्स में होता है डॉट और नंबर्स, लेकिन उसको डोमेन में चेंज कर दिया जाता है। तो जो आईपी एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। यानी डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू उसको चेंज किया जाता है डोमेन नेम में। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। ये है जो डॉट के बाद सीधा सिर्फ एक वर्ड आता है उसको टॉप लेवल डोमेन नेम कहा जाता है। सेकंड लेवल डोमेन नेम में क्या होता है, कुछ वर्ड आएगा फिर डॉट आएगा फिर उसके बाद कुछ वर्ड आएगा, वो सेकंड लेवल होता है। जब 3 आ जाते हैं तो उसको थर्ड लेवल या 3 पार्ट डोमेन नेम कहा जाता है, और जहाँ पर 4 आ जाते हैं वहाँ पर 4 पार्ट कहा जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। कुछ जो हमारे डोमेन नेम होते हैं वो 1 टॉप लेवल होते हैं, 1 ही नेम होता है, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4 होते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की होती है डोमेन नेम्स। अब मैं ये वाली स्क्रीन बंद करके आपके साथ अपनी वेब स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें आपको कुछ डोमेन नेम बताऊंगी। अगर मैं SOL की बात करूं तो आप SOL का डोमेन नेम देख सकते हैं sol.du.ac.in। अब यहाँ पर मैं अगर कोई भी वेब पेज खोलूंगी, सपोज मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैंने ये नए लिंक पे खोल दिया।
तो आप इसका देखिए डोमेन नेम कैसे चेंज हो गया। ऊपर sol.du.ac.in जो है वो बेसिक जो आपका होम पेज है पहले उसका आता है, और उसके बाद उस होम पेज में आपने जो भी चीज सर्च की है वो आती है। ऐसे ही मैंने आपको माय गवर्नमेंट का दिखाया था, ये देखिए। तो इसका डोमेन नेम क्या है? .in। .in जो है वो ज्यादातर इंडिया में यूज होता है, इंडिया के IN। ये देखिए, इसी की तरीके से अगर मैं आपको DU की वेबसाइट दिखाऊं तो उनका खुद का डोमेन है du.ac.in, और जितने भी कॉलेजेस हैं वो यही डोमेन नेम यूज करते हैं। पहले अपना नाम होगा और फिर डोमेन नेम जो होगा वो du.ac.in होगा। ये कॉमर्स की वेबसाइट आ गई, ये देखिए। तो ये है नॉट सिक्योर आ रहा है, यानी इसके पहले HTTP लगा होगा, HTTPS नहीं होगा, इसीलिए ये नॉन सिक्योर आ रहा है। HTTP डॉट ये देखिए, ये सिक्योर वर्जन आ गया जिसमें HTTPS लगा। अगर मैं इस पे जाऊंगी, HTTP है ये, तो ये नॉट सिक्योर लिख के आ जाएगा। जो मैंने आपको HTTP और HTTPS में डिफरेंस बताया, जब मैं HTTPS, आई होप इट इज विजिबल, HTTPS वाला खोलूंगी तो ऊपर देखिए यहाँ पे एक लॉक का साइन है, यानी सिक्योर है। अगर मैं बैक जाती हूँ और सिर्फ HTTP वाला खोलती हूँ, सपोज ये खोलती हूँ, तो ये नॉट सिक्योर लिख के आ गया, क्योंकि ये S यूज नहीं कर रहा, HTTP यूज कर रहा है, जो कि एक सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है।